आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। बेटा 10th क्लास की फिजिक्स चल रही है, अभी हमारा पहला चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ ये पहले चैप्टर की आखिरी वीडियो होगी। एडिशनल क्वेश्चंस कोशिश करूंगा आज की वीडियो में कवर कर दूं, नहीं तो आज की वीडियो सेकंड लास्ट है। उम्मीद करता हूँ, कोशिश करूंगा लास्ट हो जाए, नहीं तो सेकंड लास्ट। बेटा एडिशनल क्वेश्चंस कर रहे हैं, 10 हमने कर लिए थे, आज ही 11वां देखते हैं। बेटा सिंपल पेंडुलम पढ़ा है आपने क्या होता है? आपको पता है ऐसे होता है जी, मैथ्स डिपेंड नहीं करता, सारा पढ़ लिया। लेकिन आपको ये पता है कि किसने बनाया था? नहीं। सिंपल पेंडुलम आपका क्रिस्टेन हाइगन्स ने बनाया था 1656 में। कितने? 1666 में। जो पहली घड़ी बनी थी ना सिंपल पेंडुलम, वो घंटे वाली, नीचे घंटी वाली जो ऐसे ऐसे होती है, वो पहली पहली क्रिस्टीन हाइगिंस ने बनाई थी 1656 में। वो गैलीलियो का आपका पता है, 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 लास्ट टॉपिक, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। गैलीलियो ने जो काम किया था ना, कि उसने कहा था, उसने, आपने तो वो एक्सीलरेशन का पढ़ा है ना, उसने उसका मेन यही काम था कि उसने कहा था मैसेज डिपेंड्स नहीं करती मोशन में। तो उसने ये कहा था कि सिंपल पेंडुलम की मुख्तलिफ लेंथ सेम है, मैसेज डिफरेंट है, तो उससे उसकी स्पीड में फर्क नहीं पड़ेगी। उसने जो था ना क्रिस्टेन हाइगिंस, उसने इसी जो से है ना फिनोमिना को यूज करते हुए ना आपके सिंपल पेंडुलम बनाया था, जो एक्यूरेट टाइम देता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा, हु वाज क्रिस्टेन हाइगिंस एंड व्हाट वाज हिज वर्क। बेटा ये आपका क्वेश्चन है जी 11। ये मैंने इससे ना 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। बेटा यही 4 बनते हैं, नहीं तो और वो थोड़े से वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, तो वो क्वेश्चन बना के दे सकता, पूछ सकता है हु इन्वेंटेड सिंपल पेंडुलम, या फिर हु इन्वेंटेड पेंडुलम क्लॉक, या हु इन्वेंटेड पेंडुलम। फिर पूछ सकता है व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिस्टेन हाइगिंस इन फील्ड ऑफ फिजिक्स या फिजिक्स। What did Christian Huygens did, या who used idea of Galileo and made first पेंडुलम क्लॉक। तो बेटा इसका जवाब आपका बुक, फिजिक्स की बुक के पेज नंबर 6 पे, जहां पे उन्होंने पेंडुलम क्लॉक बनाई हुई है, उसके नीचे लिखा हुआ है क्रिस्टीन हाइगिंस इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक इन 1656 में बनाई थी। ही वाज इम्प्रेस्ड बाय द वर्क ऑफ गैलीलियो, who had discovered that all pendulums of same length took same amount of time to complete one full swing। तो बेटा ये हु से लेके स्विंग तक आप इस क्वेश्चन के जवाब में ना भी लिखे ना तो चल जाएगा। आगे लिख दे हाइगन्स डिवेल्प्ड द फर्स्ट क्लॉक दैट कुड एक्यूरेटली मेजर टाइम। ये बीच से लेके ना हु से लेके स्विंग तक आप रहने दे तो भी काम चल जाएगा जी। जिसने एफिशिएंसी मारनी हो वो लिख ले जी। अच्छा बेटा वही क्वेश्चन है जी आपका, वो जो अभी पॉइंट है उसमें से एक और क्वेश्चन भी निकल सकता है कि गैलीलियो की क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके वो पूछ सकता है। तो वो यही, ये मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं। बेटा ये ब्लॉक वाले जो जैसे अब ये क्वेश्चन है ये शॉर्ट में पूछ सकते हैं, पीछे वो डिस्प्लेसमेंट वाला था वो शॉर्ट में पूछ सकते हैं, नहीं तो बाकी जो है ना एमसीक्यू में आते हैं। ये क्वेश्चन है कि गैलीलियो का क्या काम था, तो हमने कहां से लिखना है, ये जो ब्लू बॉक्स में चौथी लाइन है, ये गैलीलियो हु हैड डिस्कवर्ड, हु आपने नहीं लिखना, गैलीलियो हैड डिस्कवर्ड दैट ऑल, आगे वही लिखना है, ऑल पेंडुलम्स ऑफ सेम लेंथ टुक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट फुल वन स्विंग। इधर स्विंग तक लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है विच, स्विंग के आगे जुमला खत्म नहीं करना, आगे कंटिन्यू करना, विच इंस्पायर्ड क्रिस्टियन हाइगिंस एंड ही इन्वेंटेड फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक इन 1656। तो ये उसकी कंट्रीब्यूशन थी कि उसके जो आइडिया था ना, या फिर ये आपको ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज आइडिया ऑफ गैलीलियो ड्यू टू व्हिच पेंडुलम क्लॉक वाज इन्वेंटेड। वो जो सी 3-4 लाइनें है ना, वो आइडिया आपको बता दिए कि गैलीलियो ने कहा था मैसेज इफेक्ट नहीं करती, लेंथ सेम हो, बेशक मैसेज आप ये ऐसी हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, सबके जो सा स्पिन का टाइम होगा ना वो साइकिल कंप्लीट करने का सेम होगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे इस पॉइंट में से, होप सो आपको क्लियर हुए होंगे। बेटा 12 सवाल हमारे एडिशनल हो गए हैं। आगे ये पेज नंबर 7 पर फिगर 10.4 फर्स्ट ब्लू लाइन जोन से लिखे, द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड विद द टाइम ऑफ डैम्पिंग सिस्टम। ये ऊपर डायग्राम है, ये आपको लोन में करा दिया, लहदा से
सिर्फ डायग्राम वो डायग्राम तो फिर वो आपने बना देनी है। उसके बाद शॉक एब्जॉर्बर की डायग्राम है, ये भी जो बेशक ये ना बनाइएगा, जो मैंने बनवाई थी ना वो बना दीजिएगा तो 2 नंबर पूरे। उसके बाद ये आगे है वेव प्रोड्यूस बाय डिपिंग अ पेंसिल इन वाटर टैप, तो वो जो मैंने स्टिक वाली आपको वेव्स की एप्लीकेशन में एग्जांपल करवाई थी वो भी कर स्टिक की जगह पेंसिल हो जाए। और साथ में कोर की भी मैंने अलहदा से वेव्स एज एनर्जी कैरियर में करवाई थी, तो ये वही है जी वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ रोप, तो ये भी मैंने आपको क्लियर की हुई है, ये एनर्जी कैरियर वाली है जी। ये एप्लीकेशन है ना इसलिए पीछे आ गई है। हाँ जी। उसके बाद बेटा पेज नंबर 8 पे फॉर योर इंफॉर्मेशन फर्स्ट ब्लू बॉक्स। तो बेटा पेज नंबर 8 पे ना आपकी ये क्वेश्चन 13 पढ़ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन सी फील्ड होती है। दो होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इसका भी कॉन्सेप्ट अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप ये जाने कि उसमें दोनों फील्ड्स होती हैं, दोनों फील्ड्स होती हैं और वो परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, ऐसे होती है। ये पैरेलल होता है, एक का डायरेक्शन इस तरफ और एक का इस तरफ, ये एंटी पैरेलल होता है, दोनों का सेम डायरेक्शन पैरेलल, और ये परपेंडिकुलर होता है, एंटी परपेंडिकुलर नहीं होता। सो यही था इसमें ये 13 वाले क्वेश्चन में, ये आपने बस कॉन्सेप्ट याद रखना है जी, और इसमें ऐसा कोई खास बात नहीं थी जी। और ना ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये आने के चांसेस नहीं होते ऐसे क्वेश्चंस, ये आपको मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि फील्ड्स कौन सी होते हैं, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, बोथ ए एंड सी, तो बोथ ए एंड सी, या फिर वो एक अगर लिख दे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक, नन ऑफ दीज या बोथ, तो आपने बोथ नहीं लगाना और नन ऑफ दीज भी नहीं लगाना। एक तो उन्होंने लिखी है ना इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक तो मैग्नेटिक लिख लीजिएगा। अगर दोनों लिखी हो तो बोथ का ऑप्शन होना जरूरी है, और अगर एक लिखी है तो एक को टिक कर दीजिएगा। और साथ में पूछ सकते हैं वो उनका डायरेक्शन कैसे होता है, तो वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। क्वेश्चन 13 बेटा यही था। आगे 14 देखते हैं। 14 वाला जी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट है बच्चे। आगे ये दो क्वेश्चन है, डू मैकेनिकल वेव्स पासेस थ्रू वैक्यूम दैट इज एम्प्टी। वैक्यूम आपको मैंने बताया खाली जगह, उसमें कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक हवा भी नहीं होती, तो मैकेनिकल वेव्स पास कर सकेंगी। क्या क्या जवाब होगा आपको आना चाहिए। मैकेनिकल वेव्स को पासिंग थ्रू के लिए क्या मीडियम की जरूरत होती है, एंड देयर इज नो मीडियम, इवन देयर इज नो एयर, ठीक है, सो दे कांट पास थ्रू देम। सो इसका जवाब यही होगा, मैकेनिकल वेव्स डू नॉट, नो, मैकेनिकल वेव्स डू नॉट पासेस थ्रू वैक्यूम because there is no medium, even in vacuum there is no air, so mechanical waves require a medium to pass through, as there is no medium, so mechanical waves can't pass through a vacuum। इसका ये जवाब है, मैं लिख नहीं रहा, वर्डिंग है, आप वीडियो को 0.5x पे लगा के जी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 15 है, why speed of transfer waves is half of that of longitudinal waves in solids। ये दोनों बेटा आपके इंतहा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। उन्होंने पूछा है कि ट्रांसफर वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के मुकाबले स्पीड हाफ क्यों होती है सॉलिड्स में। लिक्विड गैस की बात नहीं हो रही, सिर्फ सॉलिड की बात हो रही है। देखिए जी बेटा, ट्रांसफर वेव्स ये होती है लॉन्गिट्यूडनल, या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये होती है। ट्रांसफर वेव्स में रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगनी है और इधर लगनी है, कम लगेगी। देखिए बड़े वक्फे बाद लग रही है, इधर फिर इधर इधर, और देखिए ये इतना सा एरिया है, यहां से यहां तक ये हिसाब लगाए, एक मेरे गिट्ठ जितना है जी, यहां तक। हाँ जी, इधर रिस्टोरिंग फोर्स इधर इधर 4 पॉइंट्स पे, आपके 4 पॉइंट्स पे लगी है। अब इधर रिस्टोरिंग फोर्स देखें, 1 2 फिर 3 4 5 6, और नीचे भी इसी तरह 7 8 9 10 11 12, इधर ज्यादा लग रही है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स जो उनसी है इधर कम है और इधर ज्यादा है। अब आपने बेटा 9th क्लास में रिलेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, फिजिकल टू एम में किसका किसका रिलेशन है। एम आप अभी छोड़ दे और इनको देख ले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी फोर्स, और फिर फोर्स इधर हम रिस्टोरिंग फोर्स कर लेते हैं, और स्पीड लेने एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन स्पीड ओवर टाइम जी। टाइम भी हमने कांस्टेंट कर लिया, तो रिस्टोरिंग फोर्स का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो जितनी रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगी उतना जी आपका स्पीड भी ज्यादा होगी, और जितनी रिस्टोरिंग फोर्स कम होगी उतनी आपकी स्पीड भी कम होगी।
सो बेटा यही आपने जवाब इधर काट लेना। ये ब्लू बॉक्स में पेज नंबर 9 में जो सा आपकी थर्ड लाइन है ना, ट्रांसफर वेव्स, यहां से लेके एंड तक वही बात लिखी हुई है कि अप एंड डाउन मोशन यानी क्रस्ट और ड्राफ्ट, और बैक एंड फोर्थ मोशन यानी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। कहते हैं उधर जो सी आपकी जो सी कंप्रेशन रेयरफैक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होती है, जबकि आप क्रस्ट एंड ड्राफ्ट में कम होती है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वो ट्रांसफर वेव्स में कम होती है और कंप्रेशनल वेव्स में ज्यादा होती है, लेकिन इस वजह से जो उनकी स्पीड भी हाफ होती है। अच्छा बेटा इसी बॉक्स में ना ऊपर एक एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट, पहली 3 लाइंस पूछेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहां तेज मूव कर सकती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा। तो आपने क्या लगाना है, सॉलिड, सॉलिड्स में फास्टेस्ट मूव करती हैं जी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अच्छा बेटा आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगली आपकी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, तो आपके 5-6 सवाल और सारे रह गए वो आपके करवा के, और इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट वीडियो पे आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दिया जाएगा। होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर लेक्चर की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।